हेलो फ्रेंड्स, लाइव एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और मैं एएन पांडे आज आप सभी को पढ़ाऊंगा नए सेशन में भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इतना डीप आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक विस्तृत है और इस पूरे समय को लगभग 350 साल को मैंने 5 भागों में बांटा है। जैसे कि पहला अंग्रेजों का भारत आगमन, दूसरा कंपनी का शासन, तीसरा कंपनी के शासनकाल, यानी कंपनी के शासनकाल का मतलब हो गया ब्रिटिश साम्राज्य का या ताज का शासन, स्वशासन का आरंभ। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां से भारत के स्वतंत्रता के लिए यह आंदोलन शुरू हो गए थे, उसे कहा जाता है स्वशासन का आरंभ। उसके बाद आता है संविधान की रचना। 1947 के बाद संविधान की रचना हम पढ़ेंगे 1950 तक। अब हम लोग शुरू करेंगे पहली टॉपिक, अंग्रेजों का भारत आगमन। तो पहली टॉपिक हमारी इसमें क्या है? अंग्रेजों का भारत आगमन। अगर मैं बात करूं अंग्रेजों के भारत में आगमन की बात, तो अंग्रेजों के दिमाग में आया कहां से कि हमें भारत चलना चाहिए, यह प्लान कहां से बना? तो मैं आपको बता दूं कि 1600 के पहले वास्को डी गामा और डच ये सब आकर के जा चुके थे और इस प्रकार भारत के अपार धन का पता अब वहां इंग्लैंड में भी पता चल चुका था। वहां के मर्चेंट एडवेंचर, वहां के जो मर्चेंट एडवेंचर व्यापारी थे, जिन्हें साहसिक व्यापारी कहा जाता है, उन्हें भारत के अपार धन का पता लग चुका था। तो उन्होंने 1599 ईस्वी में उन्होंने प्लान किया, योजना बनाई कि हम एक कंपनी गठित करेंगे और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे। इसके लिए उन्होंने एलिजाबेथ के लिए लाइसेंस के लिए परमिशन मांगा और 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा इन मर्चेंट एडवेंचर व्यापारियों को लाइसेंस दे दिया गया। कहा गया कि आपको 15 साल के लिए, यानी 15 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार है व्यापार करने का। अब आप जाइए वहां व्यापार कीजिए। तो इस प्रकार यहां कंपनी का गठन हुआ। उसके बाद 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर कौन आया? विलियम हैकिंग आया। विलियम हैकिंग भारत आया और वह मुगल बादशाह से जाकर मिला, परंतु मुगल बादशाह ने उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। पुनः 1615 में टॉमस रो भारत आया और वह मुगल बादशाह जहांगीर से अजमेर में जाकर मिला। जहांगीर से अजमेर में जाकर मिला और वहां उसे व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई और जहांगीर के द्वारा अनुमति देने के बाद भारत के अंग्रेजों का पहला व्यापार का प्रथम केंद्र जो बना वो सूरत बना। बाद में कुछ समय के बाद कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ये सब बना। मुंबई है ना, मुंबई
बना और जिसे हम प्रेसिडेंसी, जिसे लोग प्रेसिडेंसी नाम देते थे। ठीक, अब इनका व्यापार शुरू हो गया, समय बीतता गया और व्यापारिक गतिविधियां ऐसी चलती रही। 1915 में थॉमस मुनरो का शिष्टमंडल फर्रुखसियरे, जो बंगाल का उसमें शासक था, उसके दरबार में पहुंचा, फर्रुखसियरे के दरबार में पहुंचा और थॉमस मुनरो के डॉक्टर हेमेंटल ने फर्रुखसियरे के फोड़े का इलाज किया। फोड़े के इलाज करने के बाद फर्रुखसियरे ने उसके बदले में 3000 रुपए के स्थान पर पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। भारत में इससे बड़ा गलत काम कभी हो नहीं सकता। शायद फर्रुखसियरे को यह नहीं पता था कि वो कितना गलत डिसीजन लेने वाला है, कितना गलत निर्णय लेने वाला है, जिसका खामियाजा आज आने वाली पीढ़ी हमारी भुगतेगी। इसका उसे कुछ पता ही नहीं था और उसने ये डिसीजन दे दी। अब क्या हुआ कि जब कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने को मिला तो कंपनी का माल सस्ता हो गया और हमारे देश का जो भी सामान था वो महंगा हो गया, क्योंकि हमें कर देना था, उन्हें कर देना नहीं था। तो जब इनका सस्ता हुआ माल तो इनका क्या हुआ, खपत बढ़ी और हमारे देश के लोगों की खपत कम होती चली गई, जिससे उनकी दुकानें बंद होती चली गई और कंपनी का व्यापार धीरे धीरे और बढ़ता ही चला गया। 1726 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को कलकत्ता, मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे और उनकी परिषद, उन्हें विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। ये तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। इसके पहले कंपनी के लिए विधि निर्देशक बोर्ड बनाता था। अब ये गवर्नर विधि बनाते, क्योंकि निर्देशक बोर्ड उतने दूर बैठ करके यहाँ की परिस्थितियों के बारे में अनजान थे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि वहां के गवर्नर अपने अनुसार विधि बनाएं और निर्देशक बोर्ड द्वारा पारित करा करके लागू करें। लेकिन विधि जो बना सकते थे गवर्नर, वो दो प्रॉब्लम ना होने पाए। अगर वो आंगल विधि के विरुद्ध है, विपरीत है, तब इनको लागू नहीं होने दिया जाएगा, या युक्त ना हो, यानी रीजनेबल ना हो, रीजनेबल नहीं होगा तब भी उसे का मतलब लागू नहीं किया जा सकता। अब इन्हें विधि बनाने का पावर दे दिया गया। जैसे ही इन्हें विधि बनाने का पावर दिया गया, अब धीरे धीरे कंपनी भारत में फैलने लगी। कुछ परिस्थितियां बंगाल में ऐसी घटनाएं घटती चली गई, ऐसी परिस्थितियां आती चली गई कि बंगाल का शासन कमजोर होता चला गया। उसी दौरान 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेज वर्सेज सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज जीते। अंग्रेज जैसे ही जीते, उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया। 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम मुगल बादशाह था और सिराजुद्दौला अवध का नवाब था, इन लोगों के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेज की फिर जीत हुई। और अब धीरे धीरे अंग्रेज अपना पूरा का पूरा मायाजाल फैलाने लगे। और 1765 में, अब चूंकि मुगल बादशाह का पतन हो चुका था, मुगल शासक खत्म हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद की संधि में शाह आलम ने अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दीवानी न्याय और राजस्व यानी मालगुजारी वसूलने का अधिकार दे दिया। अब यहां से देखिए क्या हुआ। अब यहां से अंग्रेज अपने व्यापार का चोला उतार करके अब पूर्णतः शासन करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि देखिए, जब अंग्रेज यहां आए थे तो एक हाथ में उनके क्रास थी यानी न्याय, और दूसरे हाथ में झोला था यानी व्यापार करने के लिए। लेकिन इस गतिविधियों के दौरान अब अंग्रेजों ने, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्रास को डाला गले में, एक हाथ में झोला लिया, दूसरे हाथ में तलवार, यानी अब वो शासन करना भी शुरू कर दिए और व्यापार भी करना शुरू कर दिए। अब उनका मकसद, ज्यादातर कंपनी का मकसद अब पूरा का पूरा भारत पर शासन करना हो गया। यहां से कंपनी के शासन का आरंभ होता है। मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पूरा समझ में आया होगा। यह हमारा सेकंड लेक्चर था। इसके पहले
एक वीडियो हम बना चुके हैं पृष्ठभूमि के बारे में, विकास के बारे में। आज हमारा सेकंड था और हमारा दूसरा लेक्चर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।